Good morning friends. Once again I am here with chapter number 10 real number of class 10th. दोस्तों मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना है और इन थ्योरम के बेस पर ही आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। मैं अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी इक्लूड्स डिवीजन लेमा एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो प्लीज पे अटेंशन। थ्योरम नंबर 1, Euclid's division lemma. For any two positive real number, for any two positive real number a and b, if a is greater than b, then a can be expressed as bq plus r. यदि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है a और b और इन दो पॉजिटिव नंबर्स में से a बड़ा है b से, तब हम a को एक्सप्रेस कर सकते हैं bq प्लस r के फॉर्म में, जहां पर जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन छोटा होगा किससे? b से। और जो q और r है, कोशेंट और रिमाइंडर है, वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 37 और 37 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से। 5 की टेबल में 37 से छोटा नंबर आता है 35। कितनी बार में दोस्तों? 7 टाइम में। यहां पर रिमाइंडर बचा कितना? 2। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है यदि हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तो हम बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आप पहले से वाकिफ है। इसको आप क्या बोलते हैं? 37 क्या है आपके पास में? डिविडेंड। 5 क्या है? डिवाइजर। 7 क्या है? कोशेंट। ओके, 5 क्या है आपके पास में? डिवाइजर। 7 क्या है आपके पास में? कोशेंट। और 2 क्या है आपके पास में? रिमाइंडर। इस थ्योरम से या इस स्टेटमेंट से आप पहले से परिचित है। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक हमारे पास मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने इस थ्योरम को इस पूरी दुनिया के सामने लाए हैं। लीमा का मतलब होता है कथन, और कैसा कथन होना चाहिए? वह ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन पे डिपेंड है, इसलिए क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इसके बाद मैं अब आपको सेकेंड थ्योरम बताने जा रहा हूं। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज है हमारे पास, इससे हम एचसीएफ निकाले में किन्हीं भी दो बड़े से बड़े नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं एफटीए। यहाँ पर सेकेंड थ्योरम है एफटीए। एफटीए का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हिंदी में भी हम कह सकते हैं गणित की आधारभूत थ्योरम या प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of product of its prime numbers, prime factors. Once again I am repeating, according to fundamental theorem of arithmetic, we can express any composite number in the form of product of its prime numbers, prime factors. एग्जाम्पल से देखो, 10 आपके पास में कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो 10 को आप लिख सकते हो 2 into 5। 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। सपोज आपके पास कोई दूसरा नंबर है 15। 15 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 5। सपोज आई एम टेकिंग 100। 100 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5। यहां पर आप देख रहे हो कि 2 5 3 5 2 2 5 ये सारे ही कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि सारे कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब जब भी आप 10 को डिवाइड करोगे प्राइम नंबर से, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है।
2 into 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2. So once again I am repeating fundamental theorem of arithmetic. According to this, any composite number can be expressed in the form of product of its prime factorization. This prime factorization is unique apart from its order. इस थ्योरम का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और भी कई चीजें सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद मैं आपको अगली थ्योरम बताने जा रहा हूं. दोस्तों ये थ्योरम नंबर 1.3 है. इसका बुक में कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ये हमने समझने के लिए स्क्वायर थ्योरम के नाम से यहाँ पर लिख दिया है. याद रखने के लिए आपको इसको किस नाम से याद रखना है, स्क्वायर थ्योरम. स्क्वायर थ्योरम ये बोलता है कि यदि हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि स्क्वायर हो किसी का, सपोज 100 है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का. वेरी गुड. जब हम 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 50. अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का. तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा, इसमें कोई शक नहीं है. कितनी बार होगा ये अलग बात है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमारे पास जो स्क्वायर थ्योरम ये बोल रहा है कि यदि हम किसी नंबर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 36 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 6 का. 3 एक प्राइम नंबर है, तो यदि 36 3 से डिवाइड होता है, implies that 6 is also divisible by 3. How many times? 2 times. That is not affect our theorem. तो ये है स्क्वायर थ्योरम. स्क्वायर थ्योरम ये बोलता है, थ्योरम नंबर 1.3, if if square of any number is divisible by a prime number, then the number is also divisible by that प्राइम नंबर. इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको ए स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, पी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है. सो हम इसको लिखेंगे इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय पी. दिस इज थ्योरम नंबर 1.3. अब ये थ्योरम का उपयोग हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.4 को प्रूव करने के. सो डोंट फॉरगेट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थ्योरम. थ्योरम नंबर 1.4, we have to prove that root 2 is an irrational number. We have to prove that root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. दोस्तों क्लास 9th में आपने इसको मान लिया था कि रूट 2 एक क्या कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. अब हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. इसके प्रूफ में आपको इसका अपोजिट लेना है. जैसे कोई भी चीज हमको प्रूव करना है तो कई बार हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं. सपोज हम यहाँ रूट 2 हमको इरेशनल प्रूव करना है. इरेशनल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, हम मान लेते हैं रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन q के, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में. जबकि p और q क्या है, p एंड q आर को-प्राइम्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि बच्चों को जनरली समझ में नहीं आती है. को-प्राइम, को-प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. ऐसे दो नंबर, सपोज मैंने लिया 10 और 11. 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 10. 11 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 11. इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन, 1. तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स. और को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है. को प्राइम सेपरेट है, प्राइम अलग है ना. क्योंकि यहाँ पर 10 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 10 और 11 का जो पेयर है वो को प्राइम है. तो हमको यहाँ पर p और q ऐसे नंबर लेना है जो कि को प्राइम हो, मतलब जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, किसके अलावा, 1 के अलावा. तो सबसे पहले बेसिक चीज ये आपको समझना है कि p और q कैसे नंबर है आपके पास में, को प्राइम नंबर है.
यहां से हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2q, q का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू क्या हो गया p। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का अब आपको क्या करना है स्क्वायर। जब √2 का स्क्वायर होगा 2 आ जाएगा, q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर आ जाएगा, एंड p स्क्वायर एज इट इज। नाउ ट्रांसफर 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, सो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस पर फोकस करिए। अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 1.3 स्क्वायर थ्योरम के नाम से पढ़ा। ये बताता है कि किसी नंबर का स्क्वायर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 एक प्राइम नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हमने यहां तक कर लिया है p यदि 2 से डिवाइड होता है तो सपोज आपके पास में कोई नंबर आ रहा है r, जैसे कि हमने करा था 100 डिवाइडेड बाय 5 इंप्लाइज दैट 10 डिवाइडेड बाय 5, और हमारे पास आंसर कितना आया था 2। इसी तरह से कोई भी नंबर ना लेते हुए, पर्टिकुलर नंबर ना लेते हुए हमने एक वेरिएबल ले लिया p डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू r। यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 इंटू r। आपको ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ये जो स्क्वायर करा था आपने इसको आप दो इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आपको p की वैल्यू पुट अप करना है कितनी 2r, सो 2q स्क्वायर एज इट इज 2q स्क्वायर इक्वल टू इन प्लेस ऑफ p स्क्वायर यू विल राइट 2r स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और r का स्क्वायर कितना आ जाएगा r स्क्वायर। फिर से 4 को ट्रांसफर करो राइट साइड से लेफ्ट, 2q स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू r स्क्वायर। आप यहां पर देख रहे हो कि 2q स्क्वायर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, इसका मतलब 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम। फिर से हम उसी थ्योरम 1.3 के और फोकस करते हैं स्क्वायर थ्योरम, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q एक कोई नंबर है और वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, since q square is divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। हमने यहाँ पर लिखा p 2 से डिवाइड हो रहा है, हमने यहाँ पर प्रूव करा q 2 से डिवाइड हो रहा है, therefore p and q are not co-prime। p and q कैसे नंबर नहीं है को-प्राइम नहीं है, मतलब इनमें कॉमन फैक्टर आ गया। कौन सा कॉमन फैक्टर आया है 2, जबकि हमने एज्यूम क्या करा था कि p और q कैसे है को-प्राइम नंबर। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास। तो जो हमने एज्यूम करा है उसका अपोजिट आ गया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन दैट इज √2 इज अ रेशनल नंबर। ये जो गलत आया है ये हमारे रॉन्ग एज्यूम्पशन की वजह से आया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। therefore √2 is an irrational number। √2 is an irrational number। दोस्तों इसी तरह से आप √3, √5, √7 किसी भी नंबर्स को प्रूव कर सकते हो कि ये कैसा होगा इर्रेशनल। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे √3 लेना है तो √2 की जगह √3 करा, √3 करा, √3 करा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, p डिवाइडेड बाय 3, p इक्वल टू 3r आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ 3q स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 3q का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9q स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन 9 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होके 3 टाइम हो जाएगा, इसका मतलब q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। once again we will write the same thing, this contradiction arises due to our wrong assumption, that's why it is an irrational number। thank you।